नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुलेट सिद्धांत की। बुलेट सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि जब हम किसी भी बंदूक से जिस सोच के साथ निशाना साधते हैं और वो गोली निकलती है, तो वो वही हमारी जो सोच है उसके अनुरूप ही उसका परिणाम हमें मिलता है। वही बात इस सिद्धांत में निकल करके आती है कि जब संचारक पूर्व नियोजित तरीके से अपने संदेश को संप्रेषित करके प्रापक पर जो मनचाहा प्रभाव चाहता है वो प्रभाव उसका निकल करके आता है, तो उसी को हम प्रक्रिया को एक बुलेट सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर भी जो काम करते हैं तत्व वो तीन होते हैं। संचारक की भूमिका रहती है, संचार माध्यम रहता है और प्रापक भी रहता है। यानी कि जो संचारक है, जो संदेश भेज रहा है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो संदेश कौन भेज रहा है सारी चीज़ ये जानना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी संदेश को भेजने के समय संचारक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर संचारक होता है, लेकिन किस माध्यम से, क्योंकि माध्यम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं बंदूक में गोली चलाई जा रही है तो बंदूक उसका माध्यम बन जाती है, जो निशाना साध रहा है उसके और जिसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है उनके बीच में। उसी तरीके से संचारक द्वारा जो संदेश भेजा जा रहा है वो माध्यम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रापक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत सबसे पहले जो आया था हमारा वो अमेरिका में विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद इसका कहना चाहिए कि ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। क्योंकि उस विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल थी और लोगों के अंदर भावनात्मक रूप से एक तालमेल की कमी दिखाई दे रही थी। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से वहाँ लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, और उस समय जन माध्यम जो थे हमारे, उनका प्रभाव लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा था। और उस समय ये ज़रूरी हो रहा था कि संचारक द्वारा जो भी संदेश दिए जाए वो उन लोगों पर वैसे ही प्रभाव डाले जैसे कि बंदूक से गोली निकल करके अपना प्रभाव छोड़े। यानी कि जो भी संदेश भेजा जाए, जो संदेश हम बना रहे हैं, हमारी सोच उस समय जो काम कर रही है वही सोच के साथ प्रापक हमारे संदेश को प्राप्त करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो संचारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रापक की नहीं। क्योंकि संचारक जैसा चाहता है, जो प्रभाव चाहता है, वही प्रापक को लेना पड़ता है। उसी प्रभाव के साथ उस संदेश को प्रापक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर संचारक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रापक की नहीं। फिर आता है दूसरी चीज आती है इसमें कि सूचना के प्रारूप का निर्धारण संचारक करता है। बिल्कुल जैसा संचारक चाहता है कि मैं संदेश इस तरीके से तैयार करूं कि प्रापक की जो सोच में लेकर के चल रहा हूं उस सोच पर वही असर डाले, तो वो संदेश का निर्धारण, संदेश के प्रारूप का निर्धारण संचारक खुद करता है, ना कि प्रापक। और हमने सिद्धांत में देखा था कि हम संदेश की इस तरीके से प्रारूप को निर्धारित करते थे कि प्रापक को आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि हम अपनी भाषा भी ऐसी प्रयोग करते थे कि जन माध्यम की जो भाषा होती थी जो प्रापक समझ सके। लेकिन यहाँ पर पूरे संदेश का निर्धारण करता है संचारक, उसको प्रापक से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो ये चाहता है कि जिस सोच के साथ मैं अपना संदेश का निर्धारण कर रहा हूँ वही सोच प्रापक उसी सोच के साथ उसको प्राप्त करेगा। जिस तरीके से जब हम किसी के ऊपर निशाना साधते हैं तो बंदूक, हमारे दिमाग में ये सोच रहती है कि मुझे इस व्यक्ति को खत्म करना है, तो इसी सोच के साथ हम अपनी बंदूक से गोली को चलाते हैं और प्रापक वहां पर बिल्कुल अक्रियाशील रहता है और वो गोली उस पर जाकर के लगती है। तो वो चीज यहाँ पर होती है कि संचारक सूचना का प्रारूप ऐसे निर्धारण करता है कि प्रापक पर जाकर के उसका सकारात्मक असर प्राप्त हो। फिर आता है कि प्रापक एक अक्रियाशील प्राणी होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। जैसे ही संदेश उसे दिया जाता है वो वैसे ही संदेश प्राप्त करता है। बिल्कुल हमने कहा ना कि प्रापक यहाँ पर बिल्कुल अक्रियाशील हो जाता है, वो कोई किंतु परंतु कुछ नहीं करता है। उसको जैसा संचारक द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वैसे ही संदेश वो प्राप्त करता है। उसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन संदेश में नहीं चाहता है, ना वो अपनी सोच को, ना अपनी समझने की शक्ति को उसमें लगाता है। जैसा वहाँ पर शब्दों के द्वारा भी जैसा संदेश प्रापक तक पहुँच रहा है वो ऐसे ही संदेश उसको प्राप्त कर लेता है। फिर आता है कि इसमें जो संचारक का लक्ष्य स्पष्ट होता है, सकारात्मक परिणाम नहीं। जब संचारक कोई भी संदेश को बनाता है, तैयार करता है, उसका स्पष्ट लक्ष्य रहता है कि मुझे प्रापक पर ये असर चाहिए।
तो वो उसी को ध्यान में रख करके अपने संचार का जो संचार के माध्यम का यूज़ करता है, अपने संदेश को उसी तरीके से वो बनाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि हम जब बंदूक से गोली को चलाते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है कि गोली हमें इस व्यक्ति को मारनी है या इस जगह हमें निशाना साधना है। वो हमारा लक्ष्य पूरा हमारे दिमाग में क्लियर होता है और उसी निशाने को लेकर के हम उस पर गोली को साधते हैं और वो हमारा लक्ष्य सकारात्मक परिणाम रहता है कि हम जिसकी तरफ गोली चला रहे हैं वो गोली वहीं जा करके लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर रहती थी कि संचार के इसमें संचारक का एक लक्ष्य स्पष्ट रहता है, वो उसको उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। सकारात्मक परिणाम इसलिए मिलता है क्योंकि उसको मालूम है कि जिस सोच के साथ मैं तैयार कर रहा हूँ उसी सोच के साथ प्रापक मेरे संदेश को ग्रहण करेगा। फिर आता है कि इसमें प्रापक की आवश्यकता को जाने बिना संदेश का निर्माण किया जाता है। हम पूरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रापक की भूमिका बिल्कुल अक्रियाशील होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है संचारक की। जो भी संदेश को तैयार किया जाता है, उस संदेश को तैयार करने में प्रापक की क्या आवश्यकता है, प्रापक को क्या चाहिए, क्या भाषा चाहिए, किसी चीज़ का उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। बस संचारक अपने हिसाब से संदेश का निर्माण करता है। एक बात जरूर ध्यान रखता है वो कि संचार माध्यम ऐसा प्रयोग में लाया जाए जिससे कि जिन प्रापक जो उसके प्रापक हैं जिनको संदेश पहुंचाना चाहता है वो संदेश सब तक उन तक पहुंच जाए। मान लीजिए अगर किसी संचारक का प्रापक एक ही है, वो एक किसी व्यक्ति को संदेश देना चाहता है तो वो टेलीफोन के द्वारा भी कह सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे उसके प्रापक हैं जहाँ तक वो अपनी बात को पहुँचाना चाहता है तो वो जन संचार के माध्यम में दृश्य भी ले सकता है, श्रव्य भी ले सकता है, दृश्य श्रव्य दोनों का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका संचारक और संचार माध्यम की हो जाती है, प्रापक की भूमिका यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि प्रापक की आवश्यकता को जाने बिना ही संदेश का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने भी आपको भी कहा कि जन माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर संचारक ने चाहे कितनी भी सकारात्मक सोच के साथ अपने संदेश का निर्माण किया हो, चाहे वो कितना भी चाह रहा हो कि प्रापक पर वो उसका प्रभाव जो मैं चाह रहा हूँ उसी सोच के साथ पड़े, लेकिन अगर उसने जन अपने संचार के माध्यम को सही माध्यम का चयन नहीं करता है तो वो जिस सोच के साथ चाहता है कि प्रापक उसके संदेश को प्राप्त करे वो उसका खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर हमारे जो प्रापक अनपढ़ हैं और हम प्रिंट मीडिया के द्वारा संचारक अपने जो संदेश को पहुंचाता है तो उसका प्रभाव वहीं खत्म हो जाएगा। वहां पर उसे संचार के माध्यम में दृश्य या दृश्य श्रव्य दोनों को ही चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है संचारक की और संचार माध्यम की। और सबसे बड़ी बात कि सभी प्रापक जो है उन पर समान प्रभाव पड़े कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा अगर एक ही प्रापक तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है तो हम मान सकते हैं कि जो संदेश हमने लिया बनाया है उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। लेकिन संदेश पहुंचाने में एक से ज़्यादा 100-50 लोग हैं और जिस सोच के साथ संचारक ने अपने संदेश का निर्माण किया है, संचार का माध्यम भी उसने उचित लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 50-100 लोग जिन तक हमारा संदेश पहुंच रहा है वो उसी सोच के साथ उस संदेश को प्राप्त करें जिस सोच के साथ संचारक ने संदेश का निर्माण किया। उसमें हो सकता है 25 लोग हैं जो संदेश को प्राप्त कर रहे हैं वो संचारक की सोच से सहमत हो, लेकिन 25 ऐसे भी हो सकते हैं जो संचारक की सोच से सहमत नहीं हो। तो ये चीज़ एक कमी रह जाती है इसके अंदर कि जरूरी नहीं होता कि प्रापक जो संचारक सोच के साथ तैयार कर रहा है संदेश वो संदेश उसी सोच के साथ प्राप्त करे। हाँ, ये जरूर है, जैसा कि इसका नाम है बुलेट सिद्धांत, यानी कि कहते हैं ना बंदूक से गोली निकली सीधा अपने निशाने पर जाकर के लगती है, वैसे ही यहाँ पर संचारक का भी जो संदेश तैयार करता है उचित माध्यम द्वारा वो यही सोचता है कि प्रापक भी उसी तरीके से उसको प्राप्त करे।